स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफ़ी। और एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफ़ी में हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा तक भारत में जनसंख्या से संबंधित कुछ चीज़ों को देख रहे थे। आज हमने जैसा कि वादा किया था आपको, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या नीति के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? जनसंख्या नीति पढ़ेंगे जो 2000 में बनी थी। ठीक है, जनसंख्या 2000 नीति के कुछ लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को हम देखेंगे। कौन कौन से लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य है, कौन कौन से लक्ष्य जो है मध्यकालीन थे, कौन कौन से लक्ष्य तत्कालीन लक्ष्य थे, उनके बारे में आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या नीति जो 2000 थी उसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे। ये जो है थी जनसंख्या नीति, ये एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, ये तमिलनाडु के थे। इनकी कमेटी थी एक, जैसे आपने कोठारी आयोग सुना होगा, राधाकृष्णन आयोग सुना होगा, यानी कि उनकी कमेटी एक जने को अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसी के नाम पर फिर वो कमेटी या उसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर जनसंख्या नीति 2000 का निर्माण किया गया था। और जिसमें 3 लक्ष्य थे। उन लक्ष्यों को क्या है पूरा करने की संभावनाएं बताई गई थी। उन तीनों लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई थी एम.एस. स्वामीनाथन की कमेटी के आधार पर। ये जनसंख्या नीति 2000 के बात थी। ठीक है, इसमें देखिए क्या बात थी क्या नहीं थी, उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत प्रजनन, आप समझते हो प्रजनन किसको बोलते हैं, और शिशु की देखभाल की समुचित व्यवस्था और गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं को बुनियादी ढांचा बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, यानी कि प्रजनन यानी कि जो संबंध बनाते हैं उसको कहते हैं, और शिशु की देखभाल यानी कि जो बालक पैदा होता है उसकी देखभाल से संबंधित सारी सुविधाएं। आजकल आप देखते होंगे जो बालक या बालिका का जन्म होता है तो अस्पताल में गवर्नमेंट के द्वारा से कई सारी सुविधाएं दी जाती है, कई सारी जो है योजनाएं चालू है। उन योजनाओं के तहत माता को और शिशु को उसका लाभ मिलता है जन्म से लेकर के कुछ सालों तक। और बालिका का जन्म होता है तो सरकारी काफ़ी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत ही शामिल की जाती है, ताकि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सभी को समुचित रूप से रोका जा सके। साथ ही साथ इनकी समुचित व्यवस्था के साथ साथ गर्भ निरोधक का उपयोग यानी कि जैसे निरोध होते हैं उनका उपयोग, इसके साथ साथ जन्म अंतराल, और इसके साथ साथ कई सारी टेबलेट्स आती है, उनके माध्यम से जो है गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ धारण करने से रोका जाए, कम किया जाए। इस तरीके की सारी जो सुविधाएं हैं, सारी जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा लागू की गई है, उन योजनाओं पर अमल करने की बात की गई थी जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाने की बात की। बुनियाद कहते हैं आधार को। स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो लोग जो है जो जन्म के दौरान ही कई सारी जो है बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, या फिर जो है संबंध बनाने के दौरान कई सारी परेशानियां उनको जो आती है, कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उन बीमारियों से उनको रोका जा सके। सही और सार्थक जानकारी उनके पास हर पहलू की हो, ये सारी बातें जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत कही गई थी। इसके बाद देखते हैं, इसमें कुछ लक्ष्य थे, जिसमें तत्कालीन लक्ष्य का ये था। अब मध्यकालीन लक्ष्य क्या था इसका? मध्यकालीन लक्ष्य के अंतर्गत 2010 तक, क्या 2010 तक, ये तो क्या तत्कालीन तो था जो बिल्कुल 2001 के दौरान ही, 2000 से शुरू हो गया था वो। और मध्यकालीन लक्ष्य क्या था? 2010 तक, यानी कि आने वाले 10 सालों में कुल जन्म दर जो थी उस कुल जन्म दर को 2.1% तक लाना, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर देखिए आप 2.1 के आसपास ही आपको दिखाई देगी। उसका लक्ष्य यही था कि 2.1 तक जन्म दर कैसे निकालते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या जो साल भर में होती है, ठीक है, उसको जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो वो जन्म दर को 2.1 पर, यानी कि 1000 आदमियों के पीछे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं,
उसको जन्म दर के नाम से जाना जाता है। 1000 आदमियों के पीछे कितने आदमी मर रहे हैं उसको मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर की बात थी। इसमें कुल जन्म दर को 2.1% तक लाना प्रमुख लक्ष्य था, जिसके लिए 14 राष्ट्रीय और जनांकीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए, छोटे छोटे जो परिवार होते हैं यानी कि 1 बच्चे 2 बच्चे वाले परिवार, उनके लिए 16 योजनाएं लागू की गई थी, जिन्हें स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा, 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क स्कूली शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार तक लाना, लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाना, एड्स और यौन रोगों जैसी समस्याओं से निजात दिलाना, ये सारे लक्ष्य इसके अंतर्गत थे। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, ये सभी लक्ष्य क्या है, निर्धारित किए गए थे। बात समझ में आ रही है ना आपके। मध्यकालीन लक्ष्य के अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत 2010 तक, कब तक, 2010 तक, यानी कि 10 सालों में जनसंख्या नीति 2000 लागू की गई थी सन 2000 में। तो 2000 में जब लागू की गई थी, इसके मध्यकालीन लक्ष्य क्या कहा था, आने वाले 10 सालों में जो है जन्म दर को कितनी लाना, जन्म दर को 2.1% तक लाना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य था। इसके लिए 14 जनांकीय और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 16 योजनाएं बनाई थी, और 16 योजनाएं जो बनाई थी सरकार ने, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला सशक्तिकरण और 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन आपने सुना होगा, निःशुल्क स्कूली शिक्षा के बाद शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार तक लाना, यानी कि 1000 लोग अगर किसी जगह पर मौजूद है, कितने, 1000 लोग, उन 1000 लोगों पर जो मरने वालों की संख्या है वो 30 तक लेकर आना। ठीक है, 30 तक वो जो है मृत्यु दर को लेकर आना, और लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाना, ताकि जन्म दर और जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके। क्योंकि जल्दी विवाह कर लेते हैं तो वो जल्दी माँ बाप बन जाते हैं, जल्दी उनकी संतानें हो जाती है, तो धीरे धीरे इस तरीके से जनसंख्या में बढ़ोतरी देश में होने लगती है। तो विवाह की आयु को बढ़ाना, एड्स और यौन संबंधी जो रोग होते हैं उन रोगों को जो है नियंत्रित किया जाना इसके लक्ष्य थे। ये मध्यकालीन लक्ष्य हैं जनसंख्या नीति 2000 के। और इसके दीर्घकालीन जो लक्ष्य हैं, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए जो निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं, वो क्या था, 2045 तक, यानी कि 45 सालों में सामाजिक और आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के रूप में स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अभी जो आपको पता है 1981 के बाद का जो काल था वो विस्फोटक काल का कहलाता है। उसके बाद धीरे धीरे अब जनसंख्या जो है धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन उस जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य में क्या रखा गया था कि 45 सालों में, आने वाले 45 सालों में, यानी कि सन 2045 तक सामाजिक और आर्थिक तथा पर्यावरणीय संरक्षण के अनुरूप जनसंख्या को बनाना, जनसंख्या को स्थिर करना, यानी कि जनसंख्या ना तो ज़्यादा बढ़े और ना घटे, इस तरीके से जनसंख्या को स्थिर करना है। 2045 तक का लक्ष्य रखा गया था। फिलहाल हम 2020 में तो आ चुके हैं और 25 साल और बाकी है। देखते हैं जनसंख्या हमारी स्थिर होती है या फिर नहीं। तो ये जनसंख्या नीति 2000 थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। दोबारा देख लेते हैं, एक बार देखिए, एक बार सरसरी तौर से देख लेते हैं दोबारा। जनसंख्या नीति 2000 MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जनसंख्या नीति 2000 का निर्माण किया गया था। इसमें संबंधित 3 लक्ष्यों को बांट करके पूरी योजना को लागू करने की बात कही गई थी, जिसमें तत्कालीन लक्ष्य क्या थे, यानी कि जो तत्कालीन का मतलब ये होता है कि उसी टाइम के जो लक्ष्य क्या थे। इसके अंतर्गत प्रजनन और शिशु की देखभाल से समुचित व्यवस्था लाना, गर्भ निरोधकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बनाना, ये इसके तत्कालीन लक्ष्य थे। मध्यकालीन लक्ष्य क्या थे, आने वाले 10-15 सालों में कुल जन्म दर को 2.1% तक लाना, और इसके अलावा 14 राष्ट्रीय और जनांकीय के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें 16 योजनाएं छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई थी, जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, स्कूली शिक्षा, शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार तक लाना, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाना, एड्स और यौन संबंधियों जो रोग है
उन रोगों पर पूर्ण नियंत्रण करना, ये इसके लक्ष्य रखे गए थे। अब दीर्घकालीन लक्ष्यों की अगर बात कर लेते हैं, जो लंबे समय के लक्ष्य हैं, दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत जो है दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत क्या था, दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत 2045 तक सामाजिक और आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करना, ये लक्ष्य इसमें रखे गए थे। ये जनसंख्या नीति 2000 में सारी बातें कही गई थी। उम्मीद है आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई हो। आगे देखते हैं, आगे जनसंख्या से संबंधित और कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास, और अगर आपको जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उसकी सारी चीज़ें जो है पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा, या फिर आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी वो, ठीक है। आपका ग्रुप मेरे पास है, बीए फाइनल ईयर बॉयज़ का भी ग्रुप है, बीए फाइनल ईयर गर्ल्स का भी ग्रुप है। उन दोनों ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, अच्छे से आप उसमें समझ लेना। उसमें मैं आपको भारत के नक्शे हैं कुछ, उन भारत के नक्शों के अंतर्गत जनसंख्या वाला भी है, एक जनसंख्या घनत्व वाला भी है, और लिंगानुपात वाला भी है, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अंतर्गत देख करके आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी कर सकते हैं और उनको सहेज करके रख सकते हैं। पीडीएफ का मतलब ये होता है कि उसमें आप कितना ही जूम करो, आपको जो चीज़ें हैं वो सामान्य तरीके से ही दिखाई देगी, यानी कि ब्लर नहीं होगी, फटेगी नहीं। इतना तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। चलिए अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं आपको उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा, या फिर आपको ग्रुप के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप सभी जानते हो टेलीग्राम चैनल का पता, जो आपके यूट्यूब जो चैनल है, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी विद रहमान सर, ठीक है। इस नाम से टेलीग्राम आईडी है, इस नाम से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, भारत में नगरीकरण। नगरीकरण को देखते हैं, नगरीकरण क्या होता है क्या नहीं होता। आपने एक पिछली कक्षा में पढ़ा होगा नगरीकरण को, वही नगरीकरण यहाँ भी आया है। देखिए बहुत सिंपल सी परिभाषा है नगरीकरण की, किसी ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित समाज का नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित समाज में बदलने की प्रक्रिया ही नगरीकरण कहलाती है। बहुत सिंपल परिभाषा है। ग्रामीण है तो किस में बदल जाएगा, नगरीय में। खेतीहर है तो किस में बदल जाएगा, औद्योगिक में। और अशिक्षित है तो किस में बदलेगा, शिक्षित में। ऐसा समाज जो ग्रामीण से शहरी या नगरीय, खेतीहर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित समाज में बदल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर हम सीधा सीधा अगर देखा इसका भावार्थ देखें हम, तो ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित जनसंख्या हमको गाँव में नज़र आती है, जबकि औद्योगिक, नगरीय और शिक्षित जनसंख्या हमको शहरों में नज़र आती है। तो ग्रामीण जनसंख्या जब धीरे धीरे शिक्षित होने लगती है, खेतियों को छोड़ करके उद्योगों में काम करने लगती है, गाँवों को छोड़ करके नगरों में बसने लगती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। प्रक्रिया को कहा जाता है नगरीकरण, ठीक है। चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं किसी परिभाषा, एक छोटी सी, नगरीकरण के संदर्भ में ही, किसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण। किसी भी प्रकार से आप इसकी बात लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी अशिक्षित समाज का शिक्षित समाज में बदल जाना नगरीकरण कहलाता है, ठीक है। अब वो चाहे गाँव में बदले तो उसको भी नगरीकरण कहेंगे, ठीक है। क्योंकि गाँव में जो होता है वो शिक्षित समाज बहुत कम पाया जाता है। आप भारत के किसी एक ऐसे गांव का नाम नहीं बता सकते जो पूर्ण रूप से शिक्षित हो, ठीक है। तो अगर वो शिक्षित है तो वहाँ पे शहर जैसी बहुत सारी आपको चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। पूर्ण रूप से वो गांव नहीं दिखाई देगा आपको। वहाँ पर जो ट्रैक्टर के स्थान पर कारें दिखाई देगी, आपको साइकिल की जगह मोटरसाइकिलें नज़र आएगी, आपको कच्चे की जगह पक्के मकान नज़र आएंगे, आपको विरल की जगह सघन बस्तियां नज़र आएगी। तो वो नगरीकरण के उदाहरण ही पेश करेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं डेविस के अनुसार डेविस ने क्या परिभाषा दी है। डेविस एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने नगरीकरण के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है उसको देख लेते हैं। नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। क्या बोला इसने? नगरीकरण क्या है? एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, यानी कि निश्चय है इसका होना। इसमें परिवर्तन का वह चक्र है, ये परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में क्या हो जाता है? बदलने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में बदलता है। पिछली बार भी उसने भी यही परिभाषा दी थी जो हमने देखा था अभी, कि खेती हर समाज का औद्योगिक समाज में बदल जाना नगरीकरण कहलाता है। डेविस ने भी अपने शब्दों में वही बात कहने की कोशिश की है। इसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण की तीव्र प्रवृत्ति देखी गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण की क्या देखी गई है? तीव्र प्रवृत्ति देखी गई है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण रहा है। सन 1901 में भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 2.59 करोड़ थी। 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी बतलाई गई है? 1901 में भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी। उसमें से केवल 2.59 करोड़, लगभग 2.60 करोड़ जनसंख्या ही क्या थी? नगरों में निवास करती थी। बाकी जनसंख्या कहाँ निवास करती थी? बाकी जनसंख्या निवास करती थी गाँव में। यानी कि क्या है, नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? केवल 10% था। ठीक है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर के कितना हो गया है? 37.71 करोड़ जनसंख्या अब नगरों में रहने लगी है भारत की। ठीक है, अतः वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का 31% भाग, पहले 10% था, अब 31% भाग नगरों में निवास करता है। यानी कि लगभग 69% लोग अभी भी गाँव में रहते हैं भारत में। इस काल में नगरीय जनसंख्या में 15 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी गुना? 15 गुना वृद्धि दर्ज की गई है नगरीय जनसंख्या में, प्रतिशत में नहीं है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में 15, क्योंकि 2 से कितना हो गया? 31 हो गया। 2 का 31 कितना होता है? 15 गुना। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है ना, उसी तरीके से 15 गुना वृद्धि दर्ज की गई है नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है गोवा। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है वो गोवा है। आप सभी जान सकते हो गोवा क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि गोवा जो छोटा सा राज्य है, पहली बात तो, दूसरी बात उसमें इतने ज़्यादा गांव नहीं है। क्योंकि गोवा जो राज्य है वो पूर्ण रूप से यूँ समझ लीजिए समुद्र के तट पर बसा हुआ राज्य है। तो वहाँ अक्सर भारतीय और विदेशी पर्यटक वहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पर जो है नगरीय बस्तियों का निर्माण हुआ है। शिक्षित समाज पूरा वहाँ पर पाया जाता है लगभग, और अशिक्षित समाज की कमी है, और नगरीय जनसंख्या तो है ही, सारी चीज़ें वहाँ पर। और दूसरी बात, वहाँ खेती का कोई काम नहीं है, वहाँ पर औद्योगिक जनसंख्या है, पूरा पर्यटन पर आधारित है वो। इस वजह से सारी जो मानदंड है वो पूरे करता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वहाँ की कहाँ निवास, लगभग 10-15 लाख जनसंख्या है वहाँ की। उनमें से भी 60% से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। और सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या की बात कर लें तो वो हिमाचल प्रदेश है, जो भारत का उत्तरी राज्य है, जम्मू कश्मीर के बाद नीचे वाला। उसमें 10% जनसंख्या ही कहाँ रहती है? नगरों में निवास करती है। कितनी जनसंख्या बोलो? 10% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है। अब इसके बाद की जो बातें हैं नगरों से संबंधित, वो बातें हम देखेंगे कल के अध्याय में। आज के अध्याय में सिर्फ इतना ही था। नगरीकरण से संबंधित और बातें हैं, वो बातें हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।